हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं इश्तियाक हुसैन श्रीराम कोचिंग क्लासेस चित्तौड़गढ़ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी साइंस की बहुत सारी क्लासेस हो चुकी थी और हमने मोटे मोटे तौर पर बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए थे। तो आइए आज एक और टॉपिक जल्दी से पूरा कर लेते हैं। और आज का जो अपन टॉपिक लेने जा रहे हैं वो टॉपिक है धातु, अधातु और मिश्र धातु। यानी कि धातु अधातु में क्या अंतर होता है, मिश्र धातु क्या होती है, धातुओं के क्या गुण, अधातुओं के क्या गुण, ये कैसी अभिक्रियाएं करते हैं, इन चीजों को अपन अच्छे से जान लेते हैं और यहाँ से बनने वाले सारे क्वेश्चंस को अपन क्लियर कर लेते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर धातु और अधातु। तो देखना दोस्तों, आपको भी पता है इसमें क्या पढ़ना होता है, धातु और अधातु में अंतर पढ़ना होता है। तो मेनली अपन क्या पढ़ेंगे, धातु और अधातु में क्या क्या अंतर होता है जो पढ़ते हैं। आपको भी पता है धातु और अधातु में अंतर क्या है, आप जानते हो धातु क्या होती है, अधातु क्या होती है। जैसे आपने अपने आसपास देख रखा होगा, सोना, चांदी, लोहा, ये सारी धातु है। इसी तरह देख रखा होगा कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, ये अधातु है। तो इनमें मेन आप देखकर मुख्य रूप से क्या अंतर बता सकते हो या इनमें क्या क्या भौतिक या रासायनिक गुणों में अंतर होता है, उनको अपन जानते हैं। तो देखना, जैसे बात करें सतह की, तो धातुओं की सतह जो होती है वो चमकदार होती है, जबकि अधातु की सतह चमकदार नहीं होती। धातुएं कठोर होती है, अधातुएं कठोर नहीं होती धातुओं की तरह। इस तरह से इनमें आघात वर्धन्यता, तन्यता और उष्मा की सुचालक होती है और ध्वनिक होती है। इस तरह से इनके अंदर गुण पाए जाते हैं और ये विद्युत के भी सुचालक होते हैं। देखना दोस्तों, ये एक नजर में हमने इनको देखा। अब अपन एक एक करके इन सबको डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं धातुओं की सतह। धातुओं की सतह कैसी होती है, धातुओं की सतह चमकदार होती है, यानी ये चमकती है। ओके, जैसे आप किसी धातु को अगर काटते हो तो एक साफ या सुथरी सतह आपको प्राप्त होती है, लेकिन आप अगर एक अधातु के टुकड़े करो तो आपको सतह चमकदार नहीं, खुरदरी सतह मिलेगी। जैसे मान लो आपने कोयला देखा होगा, तो आप कोयले को चाकू से काटो तो आपको कोयले के दो टुकड़े मिले, क्या दोनों टुकड़ों की जो सतह कट करके अलग हुई बिल्कुल साफ सुथरी चमकदार थी या खुरदरी थी। तो धातु की सतह एंड अधातु की सतह जो होती है वो चमकदार नहीं होती, क्योंकि ये अक्रिस्टलीय होती है अधिकांशतः ना, तो इस वजह से ऐसा होता है। देखना, धातु की सतह की बात कर ली तो सतह इनकी चमकदार है, इसको धात्विक चमक कहते हैं। क्या कहते हैं, धात्विक चमक। तो धातुओं की सतह चमकदार होती है, इनका यह गुण धात्विक चमक कहलाता है। अधातु की बात कर लें तो अधातु चमकदार नहीं होती है, अधातु चमकदार नहीं होती है, यह बात हमको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। हाँ, लेकिन अगर बात कर ली जाए अधातु चमकदार नहीं है तो क्या इसका कोई अपवाद है, इसका अपवाद भी मौजूद है दोस्तों। इस अधातु का एक अपवाद मौजूद है, आयोडीन। आयोडीन जो है ये है तो अधातु, बट ये कैसी होती है, ये आयोडीन चमकीली होती है। कैसी होती है, चमकीली। तो आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीली है, जबकि चमकीला होना किसका गुण था, ये धातुओं का गुण था। तो इस तरह से अपन यहाँ से ऐसे ऐसे क्वेश्चन उठाते जाएंगे कि क्या क्या इनके गुण हैं, क्या क्या इनके अपवाद है। जैसे दूसरे की बात करें अपन कठोर, तो धातुएं कैसी होती है, धातुएं कठोर होती है। कठोर होती है इसका मतलब सभी धातुएं कठोर होती है क्या, तो सबकी कठोरता एक जैसी नहीं, सबकी कठोरता भिन्न भिन्न होती है। सभी धातुओं की कठोरता भिन्न भिन्न होती है। अगर आप अधातुओं की बात करो तो अधातुएं इतनी कठोर नहीं होती जितनी धातुएं, लेकिन होती ये भी कठोर है। अच्छा दोस्तों, मैं आपको एक बात बताऊं, धातु कठोर है तो सबकी कठोरता अलग अलग है। तो आपने जैसे ही धातु नाम लिया तो दिमाग में तो एक कठोर चीज ही आती है आपके दिमाग में, लेकिन ध्यान रखना इसके अपवाद भी मौजूद है। धातुएं कठोर होती है लेकिन इसके भी अपवाद मौजूद है। जैसे मैं बात करूं सोडियम की, जैसे मैं बात करूं पोटेशियम की, सोडियम की, इनको अपन चाकू से काट सकते हैं। क्या कर सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं। जैसे आपने पनीर काटा होगा चाकू से कभी, तो जैसे आप पनीर को काट सकते हो वैसे सोडियम पोटेशियम इनको भी आप चाकू से काट सकते हो। तो इसका मतलब ये इतनी कठोर तो नहीं है, तो ये कठोरता वाला अपवाद हो गया। अगर अपन बात करें जैसे अधातु की, तो अधातु में जैसे ठोस होगा, द्रव होगा, गैस होगा, इस तरह से ना। तो मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप ब्रोमीन को छोड़ दो, ब्रोमीन को छोड़कर सभी जो अधातुएं होती है, सभी अधातुएं जो होती है वो या तो ठोस होती है या फिर गैस होती है। तो ब्रोमीन को छोड़कर सभी अधातुएं ठोस या गैस होती है। इससे क्या बात पता चली, इसका मतलब ब्रोमीन ठोस नहीं है क्या, नहीं है। क्या ब्रोमीन गैस नहीं है क्या, नहीं है। ब्रोमीन जो है दोस्तों, ये ध्यान रखना, ब्रोमीन की बात की जाए, ब्रोमीन जो है ये द्रव अधातु है। क्या है ये, द्रव अधातु। एकमात्र द्रव अधातु कौन सी है, ये ब्रोमीन है। ओके, अच्छा, द्रव अधातु ब्रोमीन है। और आपने ये जान लिया कि धातुएं जो होती है वो कठोर होती है, जैसे सोना, चांदी, लोहा, इस तरह से धातुएं कठोर। अब धातुओं में कठोरता का अपवाद आपको क्या मिल गया कि जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, तो ये इतने कठोर नहीं होते, इनको आप चाकू से काट सकते हो। अब मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ। क्या, एक ऐसी भी धातु होती है जो कि द्रव होती है। क्या होती है दोस्तों, द्रव। तो पूछा जाए द्रव धातु कौन सी होती है, तो आपको ध्यान रखना है Hg, यानी कि पारा, जिसको आप पारा बोलते हो, थर्मामीटर वगैरह में होता है वो Hg, ये द्रव धातु है।
तो बहुत ही प्यारे प्यारे दो क्वेश्चन हमारे सामने आ गए। क्या अगर पूछा जाए द्रव धातु कौन सी है, तो आपको Hg मरकरी यानी कि पारा बोलना है। इस Hg पारा इसको क्या बोला जाता है, इसको मरकरी बोला जाता है, मरकरी, मरकरी बोला जाता है। ये लिख कुछ और रहा हूं, लिखा कुछ और रहा है, मरकरी बोला जाता है, ध्यान रखना आपको, है ना। और इस तरह से पूछा जाए द्रव अधातु कौन सी है, तो आपको ब्रोमीन बताना है। ओके, यहां पर इनके इन गुणों की बात हो गई। इतने गुणों की बात करने के बाद अपन थोड़े और गुणों पर चर्चा करें, जैसे आघात वर्धनीयता या आघात वर्धिता बोलते हैं। आघात वर्धिता का मतलब क्या होता है? आघात वर्धिता का मतलब होता है आप किसी धातु को पीटो, उसको आघात दो और पीटने पर उसमें वर्धिता हो जाए, बढ़ जाए, यानी उसको पीट करके चादर के रूप में आप बदल सको, तो इस गुण को आघात वर्धिता कहते हैं। तो आघात वर्धिता का मतलब होता है पीट कर चादर बनाना, पीट कर चादर के रूप में बनाना। ये चीज क्या कहलाती है? आघात वर्धिता कहलाती है। और आघात वर्धिता सबसे ज्यादा किसमें पाई जाती है? तो आघात वर्धिता जो होती है, ये सोना हो गया, ये चांदी हो गई, इन सोना चांदी में आघात वर्धिता सबसे ज्यादा होती है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, आघात वर्धिता किसका गुण है? ये धातुओं का गुण है। धातुओं को आप पीट करके इनकी चादर बना सकते हो। अब एक बात सुनना दोस्तों, जैसे अधातु की बात कर ले, तब अधातु को अगर पीटो तो वो पीटने पर चादर की तरह फैलेगी नहीं, ये चादर नहीं बनेगी, बल्कि ये भंगूर प्रकृति की होगी। किस प्रकृति की? भंगूर, यानी आप इनको पीटोगे तो ये बिखर जाएगी, टूट जाएगी। जैसे आप कोयले को आप हथौड़े से पीटो तो कोयला चूरा चूरा हो जाता है, बिखर जाता है। तो अधातुएं जो होती है ये भंगूर प्रकृति की होती है, जबकि धातुओं का गुण है कि धातुएं जो होती है ये आघातवर्धी होती है। अब यहां पर भी अपन देखते हैं, जैसे अधातु में बात की जाए, कार्बन, आपने नाम सुना होगा कार्बन का, है ना, कार्बन जिसका प्रतीक सी होता है। इस कार्बन के बहुत सारे अपर रूप होते हैं, अपर रूप। जो मेरी लास्ट क्लास हुई थी कार्बनिक यौगिकों के ऊपर, उस कार्बनिक यौगिकों वाली क्लास में मैंने कार्बन के अपर रूप पर बहुत सारी चर्चा की थी। मैंने इसके क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय अपर रूपों की चर्चा की थी, और उसी क्लास में मैंने बताया था कि कार्बन के क्रिस्टलीय अपर रूपों में हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन होते हैं। तो देखना दोस्तों, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन ये क्या है? कार्बन के क्रिस्टलीय अपर रूप है। अच्छा, किसके? कार्बन के। और कार्बन क्या है? कार्बन एक अधातु है। तो इसका जो अपर रूप होता है हीरा, कार्बन का अपर रूप कौन सा? हीरा। ये प्राकृतिक रूप से सबसे कठोर पदार्थ क्या है? प्राकृतिक रूप से कठोरतम पदार्थ कौन सा होता है? कठोरतम पदार्थ हीरा होता है। हीरा प्राकृतिक रूप से कठोरतम पदार्थ होता है, कठोर होता है। इसका मतलब इसका गलनांक जो होता है, गलनांक, ये गलनांक और इसका क्वथनांक जो होता है वो क्वथनांक, ये दोनों ही उच्च होते हैं। गलनांक, क्वथनांक इसका उच्च होता है। ये हीरे के बारे में आपको ध्यान रखना है। तो देखना, मैं बता क्यों रहा हूं ये चीज, इसको समझना। धातुओं को आप पीट रहे हो तो ये पीट करके चादर के रूप में आघात वर्धिता का गुण दर्शा रही है। अधातु को आप पीट रहे हो तो अधातु भंगूर है, मतलब ये चोट को सहन नहीं कर सक रही। लेकिन अगर एक अधातु कार्बन के अपर रूप हीरे की बात की जाए तो हीरा बहुत ही कठोर होता है, और ये प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ है। ध्यान रखना, कार्बनिक जगत का पूछा जाए या रसायन जगत का पूछा जाए तो कठोरतम पदार्थ हीरा है। अगर आपको पूछ ले जंतु जगत का सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा होता है, तो आपको इनेमल बताना है, जो दांतों के ऊपर होता है। अगर आपको पूछ ले जंतु जगत का सबसे कठोरतम उत्तक कौन सा होता है, तो आपको हड्डी या बोन बताना है। ध्यान रखना, जंतु जगत का कठोरतम उत्तक पूछे तो हड्डी या बोन, जंतु जगत का कठोरतम पदार्थ पूछे तो इनेमल बताना है, और आपको पादप जगत का कठोरतम पदार्थ पूछे तो पादप जगत का सबसे कठोरतम पदार्थ स्पोरोपोलिनिन होता है, जो पराग कण जो होते हैं उन पराग कणों के ऊपर पाया जाता है। ओके, हाँ, यहां पर अपनों ने हीरे की बात कर ली। तो कार्बन का एक और अपर रूप, जैसे अपन बात करते हैं ग्रेफाइट की, किसकी बात करते हैं? ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट की मैंने लास्ट क्लास में भी चर्चा की थी। ग्रेफाइट जो है ये ग्रेफा शब्द से इसका नाम पड़ा। ग्रेफा का मतलब होता है लिखना। तो ये जो आपकी पेंसिल होती है, पेंसिल में जो बीच का नोका या कोया होता है, ये किसका बना होता है? ये ग्रेफाइट का बना होता है। ग्रेफाइट में जो परतें होती है ना, एक परत, दूसरी परत, तीसरी परत, इस तरह से एक दूसरे के ऊपर परतों के रूप में व्यवस्थित होता है, और इन परतों के बीच में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनकी वजह से परतें एक दूसरे पर फिसलती है। तो ग्रेफाइट को स्नेहक के रूप में काम में लिया जाता है। ग्रेफाइट को स्नेहक के रूप में काम में लिया जा सकता है। और चूंकि बता दिया कि इन परतों के बीच में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनके कारण विद्युत का संचलन होता है, तो ये ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक होता है। यहाँ से अच्छा क्वेश्चन ये बनता है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। कैसा होता है? सुचालक, सुचालक। ओके, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। तो धातुएं विद्युत की सुचालक होती है, बिल्कुल सही बात है। अधातुएं विद्युत की सामान्यतः कुचालक होती है, लेकिन अगर बात की जाए ग्रेफाइट जो कि कार्बन का अपर रूप है, ये विद्युत का सुचालक है। ये हमने एक और गुण की बात कर ली। अच्छा, इन गुणों के बाद अपन कुछ और चर्चा करते हैं। जैसे अपन एक और गुण की बात करते हैं, तन्यता।
तन्यता का मतलब क्या होता है? तन्यता का मतलब होता है खींच करके तारों के रूप में बनाना, ये तन्यता कहलाता है, ये गुण है ना। तो आप धातुओं को क्या कर सकते हो, इनको खींचकर इनका तारों के रूप में परिवर्तित कर सकते हो, इनका आकार बदल सकते हो। तो तन्यता का गुण किसमें पाया जाता है? तो जैसे सोना चांदी जो होती है, सोना चांदी, इनमें तन्यता का गुण बहुत ही ज्यादा होता है, तन्यता का गुण बहुत ही ज्यादा होता है। ओके, अच्छा मैं आपको एक तथ्य बताता हूँ, फैक्ट बताता हूँ। जैसे सोना जो होता है ना, 1 ग्राम सोना, कितना? 1 ग्राम सोना, 1 ग्राम आप सोना ले लो और इस 1 ग्राम सोने को आप खींच करके लंबा करो तो 2 किलोमीटर लंबा तार बन जाता है। कितने किलोमीटर? 2 किलोमीटर। तो 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बन जाता है। तो आप कमेंट करोगे, आप पूछोगे मेरे से पर्सनली, सर आपने करके देखा क्या? आप ऐसे कैसे बता सकते हो? तो देखना मेरे भाई, मैंने करके तो नहीं देखा है, लेकिन ये चीज एनसीईआरटी बोलती है। 10th एनसीईआरटी चेक कर लेना, एनसीईआरटी की लाइन बोल रहा हूं मैं। ओके, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। तन्यता का गुण अधातुओं में होगा क्या? नहीं भैया, अधातु में तन्यता का गुण नहीं होगा। इसके बाद अपन बात करते हैं ऊष्मा की सुचालक। धातुएं क्या होती है? ऊष्मा की सुचालक, यानी ये ऊष्मा का प्रवाह आसानी से करती है, तो ऊष्मा की सुचालक होगी। इनका गलनांक क्या होता है? धातुओं का गलनांक जो होता है, धातुओं का गलनांक उच्च होता है। गलनांक क्या होता है? उच्च, ये ध्यान रखना। तो क्या सभी धातुओं का गलनांक उच्च होता है क्या? नहीं, इसके भी अपवाद पाए जाते हैं। धातुओं का गलनांक उच्च होता है, लेकिन इसका एक अपवाद होता है। एक क्या, 2 अपवाद होते हैं। अपवाद, अपवाद क्या है इसका? सीजियम और गैलियम जो होते हैं, इनका गलनांक कम होता है। सीजियम और गैलियम का गलनांक क्या होता है? कम। सीजियम और गैलियम धातु होते भी इनका गलनांक कम होता है। इसी तरह से अपन बात करते हैं ऊष्मा की सुचालक है, तो ऊष्मा की सुचालक कौन अच्छी होती है? तो जो सिल्वर होता है, सिल्वर, और जो आपका कॉपर होता है, सिल्वर एंड कॉपर। सिल्वर का मतलब चांदी, और कॉपर की बात कर ले अपन तो तांबा। तो तांबा और चांदी जो होते हैं, ये तांबा और चांदी ऊष्मा के सबसे अच्छे सुचालक होते हैं। अच्छा, एक और अपवाद की बात कर लेते हैं, यहाँ पे बात चल रही है अपवादों की, तो अपवाद, तो अपवाद ऐसे भी धातुएं होती है जो ऊष्मा की कुचालक हो। ऊष्मा की क्या हो? कुचालक, यानी धातुओं का तो गुण है ऊष्मा की सुचालक होना, लेकिन ऐसे अपवाद मौजूद है जो ऊष्मा धातु होते हुए भी ऊष्मा की कुचालक है। कौन है ऐसा? ऐसा है पीबी, यानी कि लेड। पीबी ऊष्मा की कुचालक होती है। एंड एचजी यानी कि मरकरी, मरकरी भी ऊष्मा का कुचालक होता है। यानी लेड और मरकरी जो होते हैं, पीबी और एचजी, ये ऊष्मा के कुचालक होते हैं। तो लेड के बारे में, एचजी के बारे में अपने पास 2 रोचक जानकारी आ गई। पहली, ये क्या है? द्रव धातु है। क्या है? द्रव धातु। और दूसरी जानकारी क्या आ गई कि ये जो लेड है, या फिर सॉरी, ये जो एचजी है, ये ऊष्मा की क्या है? कुचालक है। ऊष्मा की कुचालक बोल रहा हूं मैं, ऊष्मा की कुचालक है। यहां पर अच्छी अच्छी बातें अपने को पता चली। थोड़े और आगे बढ़ जाते हैं, कुछ और बातों के बारे में बातें करते हैं। ध्वनिक। ध्वनिक का मतलब क्या होता है? जो ध्वनि उत्पन्न करती है। यानी आप धातुओं को पीटो तो पीटने से इनसे क्या उत्पन्न होती है? ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ये धातुओं का गुण होता है, इनसे ध्वनि उत्पन्न होगी। अधातुओं को पीटने से इनसे ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। धातुएं जो होती है, ये विद्युत की सुचालक होती है। ये अच्छी बात है कि धातु होगी, इसका मतलब उसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। डी कक्षकों के जो बाहर की ओर होंगे कक्षक, उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं, उसकी वजह से वो विद्युत के सुचालक होते हैं। तो ये बात सब पे लागू होती है। ओके, तो यहाँ पर हमने मोटे मोटे तौर पर जाना, जैसे यहाँ पर बात करें, ये धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती है, तो अधातु ऊष्मा की कुचालक होती है। ओके, ये ध्वनिक होती है, तो ये ध्वनिक नहीं होती है। और ये विद्युत के सुचालक होते हैं, तो ये विद्युत के कुचालक होते हैं। इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। उम्मीद करता हूं आपको धातुओं के गुण अच्छे से समझ में आए होंगे, अधातुओं के गुण अच्छे से समझ में आए होंगे। अपन और भी बातें करते हैं धातु और अधातु की। देखना दोस्तों, अपन इनके कुछ रासायनिक गुणों की बात करते हैं। धातुओं के रासायनिक गुण, जैसे धातुओं की अपन बात करें, ऑक्सीजन से क्रिया कैसी होती है? धातुओं की ऑक्सीजन से क्रिया, तो धातु जो होती है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है? धातु ऑक्साइड। यानी आप कोई भी धातु लो, उस धातु की ऑक्सीजन से साथ क्रिया करो तो धातु ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? धातु ऑक्साइड। ये धातु ऑक्साइड बन गया। अब इस धातु ऑक्साइड के बारे में एक चीज ध्यान में रखना है, ये जो धातु ऑक्साइड होता है, ये धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। किस प्रकृति के? क्षारीय प्रकृति के। ओके, अब धातु ने ऑक्सीजन साथ क्रिया की, धातु ऑक्साइड बनाए, ये धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के। अब मैं आपको कुछ राज की बात बताता हूँ। क्या बताते हैं? राज की बात। क्या राज की बात? कि सामान्यतः धातु जो ऑक्साइड होते हैं, धातु ऑक्साइड, वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। लेकिन बात की जाए एल्यूमिनियम की और बात की जाए जिंक की, तो एल्यूमिनियम और जिंक के जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं वो उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। इनके ऑक्साइड जो होते हैं, धात्विक ऑक्साइड, ये धात्विक ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं? ये उभयधर्मी होते हैं।
उभयधर्मी। उभयधर्मी का क्या मतलब है? उभयधर्मी का मतलब है जो अम्ल के साथ भी क्रिया कर ले और क्षार के साथ भी क्रिया कर ले, इनको अपन उभयधर्मी कहते हैं। तो अपन जैसे बात करें तो धातुओं की ऑक्सीजन के साथ क्रिया की, तो धातुओं की जो ऑक्सीजन के साथ क्रिया होती है, देखना दोस्तों, धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है, और ये धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। जैसे अपन बात करें अगर एल्यूमिनियम के ऑक्साइड की, तो एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड होता है, जिंक का जो ऑक्साइड होता है, ये जो होते हैं ये उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। किस प्रकृति के? ये उभयधर्मी है। उभयधर्मी, उभयधर्मी का मतलब क्या है? ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल के साथ भी क्रिया कर ले और क्षार के साथ भी। जैसे HCl, HCl क्या है? अम्ल। तो आप Al2O3 यानी एल्यूमिनियम के ऑक्साइड की आप क्रिया कराओ अम्ल के साथ, तो LCl3 बन रहा है, और यहाँ पर जो है LCl3 बन गया, तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं किसने अम्ल के साथ क्रिया कर दी। अगर आप Al2O3 की क्रिया किससे कराओ? NaOH से, और NaOH क्या है? क्षार। एक क्षार के साथ क्रिया कराई तो इसने सोडियम एल्यूमिनेट बना दिया, क्षार के साथ भी क्रिया कर दी। यानी जो धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार दोनों के साथ क्रिया कर दे, अपन बोलेंगे कि ये उभयधर्मी प्रकृति का है। इसके बाद देखना दोस्तों, अधिकांश ऑक्साइड जो होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं। कैसे? जल में अघुलनशील होते हैं। लेकिन अगर बात की जाए कि कुछ क्षार जो होते हैं ना वो जल में घुल भी जाते हैं, जैसे सोडियम का ऑक्साइड, पोटेशियम का ऑक्साइड, ये रहा सोडियम का ऑक्साइड N2O, इसको आप जल के साथ अभिक्रिया कराओ तो NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया। इसी तरह से आप K2O ले, इसकी आप जल के साथ अभिक्रिया कराओ तो क्या बन गया? KOH, ये बन गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो ये जल के साथ इन्होंने क्रिया कर दी, जल में घुल गए। ये एक्यूज लिखा हुआ ना, इसका मतलब एक्वस हो गया है ना। आगे अपन बात करते हैं कुछ रोचक तथ्यों की। देखना दोस्तों, जैसे सोडियम के बारे में आपने सुना होगा, सोडियम को केरोसिन में डुबो करके रखते हैं। अब इसकी क्या वजह है कि सोडियम को केरोसिन में डुबो करके रखते हैं? सोडियम जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील होता है। अगर आप सोडियम को खुले वातावरण में हवा में रखते हो तो ये ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है और इसका धात्विक ऑक्साइड बनाता है। इसका धात्विक ऑक्साइड जो है ना, जैसे ऑक्सीजन के साथ इसने क्रिया की, ये जल उठता है, आग पकड़ लेता है, जलने लग जाता है ना, इसका दहन हो जाता है। तो इसको अपन खुली आग में नहीं रख सकते। अगर आप इसको पानी में डालो तो पानी में भी ये जो क्या करता है, जल के साथ क्रिया कर लेता है, और जल के साथ क्रिया करके ये जो है ना पानी के अंदर ही हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, और वो हाइड्रोजन गैस जो होती है ना जल्दी से आग पकड़ लेती है। हीट बहुत ज़्यादा निकलती है अभिक्रिया में, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है, तो आग पकड़ लेती है, कुल मिला के पानी के अंदर भी जलने लग जाता है। तो सोडियम पानी में भी जलता है, हवा में भी जलता है, इसलिए इसको कहाँ पर रखा जाता है? केरोसिन के अंदर रखा जाता है। याद रखने लायक बात। अगली बात अगर अपन देखें, बात कर ले अपन मैग्नीशियम की, बात कर ले एल्यूमिनियम की या जिंक की, इनकी सतह पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। यह धातुओं को पुनः संक्षारण से बचाती है। इसका मतलब देखना, जैसे मान लो ये एक धातु है, मान लो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का एक तार है, तो जैसे ये एल्यूमिनियम बाहर की वातावरण के संपर्क में आएगा तो बाहर क्या होगी? O2। ये O2 इस एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करके एल्यूमिनियम का ऑक्साइड Al2O3 बना देगी, तो यहाँ पर इसका ऑक्साइड बन जाएगा। ऑक्साइड बनने का मतलब इनका क्या होगा? संक्षारण हो गया, क्षरण हो गया। अब इसका जो ऑक्साइड बना उसकी एक परत जम जाएगी, जैसे मैं अलग कलर से दर्शा दूं, इसके ऑक्साइड की क्या बन जाएगी? एक परत बन जाएगी। ये परत इस पूरी धातु के ऊपर चढ़ जाएगी। अब पूरी धातु पर ये परत चढ़ गई तो बाहर की O2 के और इस एल्यूमिनियम के बीच में एक दीवार का काम करती है, तो ये इसके पुनः संक्षारण से बचा रही है। कुल मिला के क्या हुआ? धातु ऑक्साइड की जो परत बची वो इसी के संक्षारण से इसको बचा रही है। ऐसा किसके किसके साथ होता है? मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, इनके साथ ऐसा होता है। आगे अपन बात करते हैं एनोडीकरण। देखना जो दोस्तों, जो ऊपर की बात बोली सेम बात, एनोडीकरण अपन यूज करते हैं, अपन काम में लेते हैं। कैसे? अभी मैंने बताया जैसे एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम की कोई भी धातु होती है उसके ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, इसका संक्षारण हो जाता है, और यही परत आगे जाकर इसके पुनः संक्षारण से इसको बचाती है। तो इसको अपन यूज में लेते हैं। कैसे? अपन जैसे कोई भी चीज़ बनानी है अपने को एल्यूमिनियम की, तो अपन उसका एनोड बना लेते हैं। ये एल्यूमिनियम धातु का क्या बनाते हैं? एनोड। किसका बनाया? एल्यूमिनियम का ही बना दिया, तो एल्यूमिनियम का एनोड बना दिया जाता है। फिर उसको H2SO4 के विद्युत अपघट्य H2SO4 प्रयोग किया जाता है, और यहाँ पर इसका विद्युत अपघटन कराते हैं। क्या कराते हैं? विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन कराते हैं। विद्युत अपघटन कराते हैं तो एनोड पर O2 गैस रिलीज होती है। कौन सी गैस निकलती है? O2 गैस। वो O2 गैस इस एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करके इसका ऑक्साइड बना देती है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बना देती है। ये एल्यूमिनियम का ऑक्साइड इस एल्यूमिनियम के ऊपर एक परत के रूप में जम जाता है, जो इसके पुनः संक्षारण से इसको बचाएगा। फिर अपन उसका क्या करते हैं? उसके अपन विभिन्न जो बर्तन बनाने होते हैं, सामान बनाने होते हैं, वो बना लेते हैं। फिर उसके बाद उसको अच्छे से कलर कर देते हैं, आकर्षक रंगों से उसको रंग देते हैं। तो अपनों ने अपना काम भी कर लिया, आकर्षक रंगों से रंग लिया तो दिखने में भी अच्छे हैं, और अंदर से उनको संक्षारित होने से बचा लिया। क्यों? क्योंकि बाहर पता नहीं वातावरण में कब ये क्रिया करेगा, कब इसके ऊपर ऑक्सीजन की परत चढ़ेगी, ऑक्साइड की परत चढ़ेगी। तो अपनों ने पहले इसका एनोड बनाकर इसका विद्युत अपघटन कराकर इसका क्या कर दिया अपनों ने? इसका
संक्षारण से इसको बचा लिया, इसी को कहते हैं एनोडीकरण, जिसमें धातु को, एल्यूमिनियम धातु को एनोड की तरह प्रयोग किया जाता है। H2SO4 के साथ इसका विद्युत अपघटन कराया जाता है। देखना दोस्तों, इसके बाद अपन कुछ और जानकारियां लेते हैं। जैसे आप किसी धातु की जल के साथ अभिक्रिया कराते हो, किसके साथ? जल के साथ। कोई भी धातु ले लिया XYZ, इसकी आप जल के साथ अभिक्रिया कराते हो तो ये हाइड्रोजन गैस देती है प्लस धातु का ऑक्साइड। तो धातु की जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनता है? धात्विक ऑक्साइड। और कौन सी गैस रिलीज होती है? हाइड्रोजन, यानी कि H2 गैस। दोस्तों आपको पता होना चाहिए H2 जो गैस होती है, इस H2 गैस को इन्फ्लेमेबल एयर यानी कि ज्वलनशील गैस कहा जाता है। ये आग जल्दी पकड़ लेती है, जलने वाली गैस है। ओके, ये ज्वलनशील गैस है। अब क्या होता है दोस्तों, इसके बाद अपन अगर किसी धातु का जो है जल के साथ अभिक्रिया करा रहे, धातु ऑक्साइड बना, तो इस टाइम पे ये जो जल है, ये जल पुनः इस धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर लेता है, और ये जल की पुनः धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया होती है तो क्या बन जाता है? धातु हाइड्रोक्साइड। मतलब समझना, धातु की जल के साथ अभिक्रिया क्या बना? धातु ऑक्साइड। यही जल पुनः से इस धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनेगा? धातु हाइड्रोक्साइड। अब देखना, मैं आपको एक रोचक जानकारी देता हूं। क्या ऐसा सबके साथ होता है? ऐसा सभी धातुओं के साथ नहीं होता है, सारी धातुएं ऐसी रिएक्शन नहीं करती। लेकिन अपन बात करते हैं किसकी? पोटेशियम की और सोडियम की। तो पोटेशियम सोडियम जो होती है वो ठंडे जल के साथ, कैसे जल के साथ? ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है, और ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है। और साथ के साथ ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो यहाँ पर देखना, ये धातु ऑक्साइड जो बना, ये धातु ऑक्साइड पुनः जल के साथ अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड बनाएगा। और ये जो हाइड्रोजन गैस निकली है, ये हाइड्रोजन गैस तुरंत ही आग पकड़ लेगी। क्या कर लेगी? आग पकड़ लेगी, है ना। तो ये अभिक्रिया, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे इसकी अभिक्रिया हो रही है। ये अभिक्रिया इसके लिए सोडियम के लिए बात कर ले, पोटेशियम के लिए। तो पोटेशियम की अभिक्रिया जैसे 2 पोटेशियम प्लस 2 H2O, इसकी अभिक्रिया करा दी पोटेशियम की आपने जल के साथ, तो 2KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना प्लस H2 प्लस हीट बना। तो ये जो H2 होगी, इस हीट की वजह से ये जलने लग जाएगी, आग पकड़ लेगी। सेम ऐसा किसके साथ होगा? ऐसा सोडियम के साथ भी होगा। इसीलिए आप सोडियम को पानी में डालते हो तो भी वो जल जाता है ना। आगे देखना दोस्तों, अपन बात करते हैं कैल्शियम की। अगर आप कैल्शियम की जल के साथ अभिक्रिया कराते हो, किसकी? कैल्शियम की जल के साथ। तो कैल्शियम की जल के साथ अभिक्रिया कराते हो तो सेम कंडीशन होगी, इसमें भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। लेकिन इसमें जो हीट उत्पन्न होती है, हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी। लेकिन ये अभिक्रिया थोड़ी धीमी होती है। साथ के साथ इसमें जो हीट उत्पन्न होती है वो हीट या ऊष्मा कम मात्रा में उत्पन्न होती है। तो ये हाइड्रोजन गैस आग नहीं बनाती, आग नहीं पकड़ती, और ये हाइड्रोजन गैस जो कैल्शियम होता है उसकी सतह पर जाकर चिपक जाती है। तो इसके हाइड्रोजन गैस के बुलबुले बनते हैं और वो बुलबुले इसके कैल्शियम की सतह पर चिपक जाते हैं। कैल्शियम की सतह पर जब ये बुलबुले चिपकते हैं तो कैल्शियम हल्का हो जाता है और तैरने लग जाता है। तो कैल्शियम पानी में इस वजह से तैरता है। इसके बाद देखना दोस्तों, ठंडे जल से आप रिएक्शन करा, जो मैग्नीशियम होता है ना, मैग्नीशियम को आप ठंडे जल से रिएक्शन कराओ तो मैग्नीशियम ठंडे जल के साथ रिएक्शन नहीं करता, वो गर्म जल के साथ रिएक्शन करता है। और मैग्नीशियम के साथ भी सेम कंडीशन होती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, वो मैग्नीशियम की सतह पर चिपक जाती है बुलबुले के रूप में, और मैग्नीशियम सतह पर तैरने लग जाता है। अगर अपन बात करें एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक जैसी धातुओं की, तो ये न तो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है न गर्म जल के साथ, ये अभिक्रिया करती है भाप के साथ, और भाप के साथ अभिक्रिया करके एल्यूमिनियम के ऑक्साइड वगैरह बनाती है। ओके, अगर अपन बात करें लेड की, अपन बात करें कॉपर की, सोने की, चांदी की, तो ये ना तो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, ना गर्म जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, ना ही भाप के साथ, ये किसी के साथ रिएक्शन करते ही नहीं है। ये हो गई कुछ धातु की अभिक्रियाओं की बातें। आगे अपन देखते हैं कुछ रोचक तथ्य। जैसे आपको मैं बता दूं, एक्वारेजिया, आपने नाम सुना होगा एक्वारेजिया। एक्वारेजिया क्या होता है? जिसको हिंदी में अम्लराज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अम्लराज। और ये बहुत बार आता है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। एक्वारेजिया अम्लराज क्या होता है? तो दोस्तों इसको समझना, एक्वारेजिया अम्लराज को क्या होता है। एक्वारेजिया अम्लराज, एक्वारेजिया अम्लराज की बात की जाए तो देखना इसमें क्या होता है। इसमें सांद्र यानी कि कंसंट्रेट, चलता क्यों नहीं है ये, इसमें सांद्र HCl होता है, सांद्र HCl प्लस इसमें सांद्र HNO3 होता है। सांद्र HCl प्लस सांद्र HNO3, ये दोनों होते हैं। और ये किस अनुपात में होते हैं? ये इंपॉर्टेंट बात है, ये 3:1 में होते हैं। यानी 3 भाग तो HCl के होते हैं और 1 भाग HNO3 का होता है। किस में बात कर रहे हैं अपन? एक्वारेजिया की, अम्लराज की बात कर रहे हैं। ओके, अब ये क्या काम आता है देखना दोस्तों। आप HCl जो है ये अम्ल है, इसके अंदर आप सोना, चांदी, लोहा कुछ भी डालो तो गलता नहीं है। HNO3 प्रबल अम्ल है, आप इसके अंदर कोई भी चीज डालो वो गलती नहीं है, सोना चांदी वगैरह। लेकिन आप इसको 3:1 में मिला दो तो ये अम्लराज यानी कि एक्वारेजिया बन जाता है। उस एक्वारेजिया की खास बात है कि इसके अंदर कुछ भी डालो ये गला देता है। ये सोने को गला देता है। क्या कर देता है? सोने को गला देता है।
और ये अगर इसके अंदर आप प्लेटिनम डालो तो ये प्लेटिनम को भी गला देता है। ये भभकता हुआ द्रव है जो संक्षारण कर देता है। भभकता हुआ द्रव मतलब ये बहुत ही खतरनाक होता है, एक्वा रेजिया सोने को गला देता है। ओके, तो इसमें बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है कि इसके अंदर क्या क्या होता है, एक्वा रेजिया का संगठन क्या होता है। तो इसमें 3:1 में सांद्र HCl और सांद्र HNO3 मिलाया जाता है। ये पूछा जाता है कि एक्वा रेजिया में किसकी मात्रा ज्यादा होती है, तो अपन बोलेंगे HCl की मात्रा ज्यादा होती है। ये पूछा जाए एक्वा रेजिया में किसकी मात्रा कम होती है, तो HNO3 की मात्रा कम होती है। ये हो गए कुछ बेसिक क्वेश्चन। इसके बाद अपन कुछ और बातें करें जैसे कि मिश्र धातुओं की। मिश्र धातु क्या होती है, देखना समझना दोस्तों, मिश्र धातु क्या होती है। ये जो धातुएं होती है, ये आप जो प्राप्त कर रहे हो धातु, ये 100% शुद्ध रूप में नहीं होती, इनमें कुछ ना कुछ अशुद्धि होती है। तो देखना धातुओं का समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण यही चीज क्या होती है, मिश्र धातु। धातु के अंदर समांगी रूप से विसरित हो जाए तो ये आपकी मिश्र धातु बन जाती है। और मिश्र धातु क्यों बनाई जाती है, गुणों में अच्छे से वृद्धि हो जाए, जो गुण अपने को चाहिए वो गुण अपने को मिल जाए। जैसे अपन बात करें लोहे की, तो आपको लगता है कि जो लोहा आप देखते हो यूज करते हो, क्या लोहा ये 100% शुद्ध होता है, तो नहीं दोस्तों। 100% शुद्ध लोहा जो होता है वो नर्म होता है। नर्म लोहा किसको कहा जाता है, 100% शुद्ध लोहे को नर्म लोहा कहते हैं। तो हमारे काम में आने वाला जो लोहा है, इसमें अशुद्धि मिलाई जाती है कार्बन की, और ये कार्बन की अशुद्धि कितनी मिलाई जाती है, लगभग 0.05% इसमें कार्बन की अशुद्धि मिलाई जाती है। और इस अशुद्धि मिलाने से लोहा कैसा हो जाता है, कठोर। तो यहाँ पर अशुद्धि मिलाना भी जरूरी हो गया। अगर आप शुद्ध लोहा लेते हो तो नर्म लोहा होता है। तो देखना दोस्तों, अपन क्या करते हैं, इसी तरह से मिश्र धातुओं का निर्माण करते हैं। और मिश्र धातु के ऊपर बहुत बार अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। कौन कौन सी मिश्र धातु किस किस के संगठन से बनी है, तो इसको समझना। जैसे मैं आपको बता दूं, पित्तल की बात कर दे, जिसको ब्रास कहते हैं, तो ये किससे बनी होती है, ये कॉपर और जिंक से बनी होती है। अगर बात कर दे कांसे की, तो कांसा जो होता है वो कॉपर और टीन का बना होता है। अगर बात कर दे एल्निको की, तो एल्निको जो होता है एल्यूमिनियम, आयरन, निकल और कोबाल्ट का बना होता है। और बात करें सोल्डर की, तो सोल्डर पीबी यानी कि लेड और टीन का बना होता है। देखना दोस्तों, आपको मैं बता दूं, पित्तल और कांसा, आपको एक बात बताऊं, जो कॉपर है, ये Cu क्या है, इसको कॉपर बोलते हैं, ध्यान रखना ना, कॉपर यानी कि तांबा, है ना। अब देखना, तांबा जो है ये विद्युत का सुचालक है। और आप देखना, तांबे के तार सबसे ज्यादा प्रयोग में ले जाते हैं, कहीं पे भी लाइटिंग वगैरह लाइट फिटिंग करनी होती है, तांबे के तार ही होते हैं। तो इसका मतलब तांबा विद्युत का सुचालक है। जिंक धातु है, तो धातु है मतलब ये भी विद्युत की सुचालक है। लेकिन बात कर ले क्या पित्तल विद्युत का सुचालक है, नहीं, पित्तल विद्युत का कुचालक है। ये क्या है, मिश्र धातु जो कि कुचालक है। तो इन दोनों के जो गुण थे वो मिश्र धातु में मौजूद नहीं है। कॉपर यानी कि तांबा विद्युत का सुचालक, टीन, अब ये देखना, ये अकेले थे जब तक विद्युत के सुचालक थे। अभी कांसे की बात कर ले, तो कांसा भी विद्युत का कैसा है, कुचालक। तो ये चीजें क्या है, विद्युत के कुचालक। मैं ये कहां से बोल रहा हूँ कि विद्युत के कुचालक की, क्या मैंने प्रैक्टिकली इनको देखा है, नहीं भैया, ये NCERT बोलती है। आपको अगर इन चीजों में कोई भी डाउट आता है तो आप NCERT चेक कर सकते हो, सारा डाटा NCERT का। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एल्निको। एल्निको में क्या होता है, एल्निको में क्या होता है, लोहा, जो लोहा होता है उस लोहे के अंदर क्या क्या मिला देते हैं, एल्यूमिनियम मिला देते हैं, उस लोहे के अंदर निकल मिला देते हैं, उस लोहे के अंदर कोबाल्ट मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं, कोबाल्ट। ये रहा कोबाल्ट, CO, कोबाल्ट है ना। तो कोबाल्ट वगैरह इसके अंदर लोहे के अंदर मिला देते हैं और एल्निको बन जाता है। इस एल्निको को क्या यूज में लिया जाता है, इस एल्निको का उपयोग क्या है, इसको स्थायी चुंबक बनाने के काम में लिया जाता है। क्या बनाने में, स्थायी चुंबक। स्थायी चुंबक क्या होता है, जो आप चुंबक देखते हो, जो चुंबक स्थायी होते हैं, यानी इनको आप परिवर्तित नहीं कर सकते, क्षेत्र लगा करके अपने आप ये वापस नॉर्मल पदार्थों में नहीं बदलते, एक बार बन गए तो चुंबक ही रहेंगे, उनको अपन स्थायी चुंबक बोलते हैं। और दूसरे जो होते हैं ना, केवल कुछ समय के लिए ही चुंबक बन के रहते हैं। जैसे मान लो आपने एक सुई जो है उसको चुंबक से रगड़ा, तो सुई कुछ देर के लिए चुंबक की भांति व्यवहार करती है, तो जो सुई है वो स्थायी चुंबक नहीं है, अस्थायी चुंबक है। जबकि जो चुंबक जिससे आप रगड़ रहे थे वो स्थायी चुंबक है ना। तो स्थायी चुंबक किसके बनते हैं, एल्निको के बनते हैं, एल्निको के, है ना। तो इसमें एल्यूमिनियम, Fe यानी कि आयरन, निकल और कोबाल्ट होता है। अच्छा, कोबाल्ट के ऊपर अच्छा क्वेश्चन बनता है क्या, कि आपने सुना होगा कैंसर के इलाज में कौन सा काम में लेते हैं, तो कोबाल्ट 60 जो होता है ना, वो कैंसर के इलाज में काम में लिया जाता है। आगे अपन बात करते हैं सोल्डर यानी कि पीबी, लेड। ये पीबी क्या है, लेड को बोलते हैं। लेड प्लस Sn क्या है, टीन। तो लेड और टीन जो होते हैं, इस लेड और टीन के मिलने से क्या बनता है, सोल्डर। और इस सोल्डर के क्या खास बात है, सोल्डर जो होता है, ये सोल्डर का गलनांक कम होता है। क्या कम होता है, गलनांक कम होता है। इसका गलनांक बहुत कम होता है, तो क्या काम आता है सोल्डर, जो विद्युत तार होते हैं, विद्युतीय तार, इनकी वेल्डिंग के काम में आता है, इनकी वेल्डिंग करते हैं। आप देखते हो ना, जैसे कोई आपका इलेक्ट्रिक परिपथ होता है, उसमें आप एक जो है एक तार होता है, उसको टच करके फिर वहां पे लगाते हैं, कुछ पिघल सा होता है वायर, उससे उसको चिपका देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं अपन, उसको सोल्डर कहते हैं। वो जो वायर होता है उसको सोल्डर कहते हैं, और ये विद्युतीय तारों के वेल्डिंग में काम में आता है। ये हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ से देखे दोस्तों। आगे देखना, जैसे आपको और बात बता दूं मिश्र धातु के बारे में।
मिश्र धातु, मिश्र धातु के बारे में आप बताओ। जैसे सोने की बात करते हैं अपन, सोना है ना, सोना, सोना जो होता है इसका शुद्धतम रूप जो होता है शुद्ध सोना, वो 24 कैरेट होता है। कितने? 24 कैरेट। 24 कैरेट सोने को शुद्धतम सोना कहा जाता है। लेकिन ये हमारे उपयोग का नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये नर्म होता है। कैसा होता है? नर्म। नर्म है तो क्या इससे आभूषण बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो शुद्धतम सोना तो 24 कैरेट है, लेकिन इसको अपन काम में नहीं ले सकते। जो काम में लिया जाता है सोना, वो अपन जैसे भारत में बात करें तो भारत में अधिकांशतः इंडिया में 22 कैरेट सोना, कौन सा? 22 कैरेट सोने को काम में लिया जाता है। और 22 कैरेट सोने का क्या मतलब है कि 22 भाग तो सोना है, 22 भाग तो सोना है, और इसके जो 2 भाग है, इन 2 भागों में या तो चांदी मिला दी जाएगी या फिर तांबा मिला दिया जाएगा। ये होते हैं सोने के कैरेट। ओके, अच्छा अब देखना दोस्तों, एक और बात बता दूं। जैसे कोई धातु है तो धातुओं का संक्षारण होता है, जंग लग जाता है धातुओं पर, है ना। तो लोहे पर सबसे अच्छा जंग लगता है, आपने देख भी रखा होगा। ध्यान रखना दोस्तों, लोहे पर जंग लगता है। लेकिन आपने एक नाम सुना होगा, लौह स्तंभ। क्या नाम सुना है? लौह स्तंभ। ये लौह स्तंभ कहाँ है? ये दिल्ली में है लौह स्तंभ, दिल्ली में लौह स्तंभ है। और ये जो लौह स्तंभ दिल्ली में है, ये कुतुब मीनार के पास है, कुतुब मीनार के पास, मीनार के पास। अब ये इसका मतलब ये नहीं बिल्कुल कुतुब मीनार के जस्ट टच में, ऐसा नहीं, मतलब उसके आसपास ही, कुतुब मीनार के आसपास दिल्ली में लौह स्तंभ है। इसकी क्या खास बात है? मैं साइंस पढ़ाता इस लौह स्तंभ पर क्यों आ गया? क्योंकि इसका यहाँ पर एक कनेक्शन है। मैं बोल रहा हूँ अभी जंग के बारे में बताया कि धातुओं पर जंग लगता है, तो मिश्र धातुओं के अपन क्या करते हैं, गुणों कुछ गुण बदल देते हैं, मिश्र धातुओं के गुणों में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर जो लौह स्तंभ है लोहे का बना हुआ है, लेकिन इसमें जंग नहीं लगता, ये जंग प्रतिरोधक है। कैसा? ये जंग प्रतिरोधक है। तो ये ध्यान में रखना है आपको कि ये जंग प्रतिरोधक है। कौन? लौह स्तंभ। इसमें जंग नहीं लगता। कहाँ है लौह स्तंभ? दिल्ली में है। ये वैज्ञानिकों के लिए आज भी आश्चर्य का विषय बना हुआ है कि इसमें जंग क्यों नहीं लगता। आखिर ऐसी क्या वजह है कि इसमें जंग नहीं लगता है। जैसे दोस्तों यहाँ तक तो हमने बातें कर ली। इस लौह स्तंभ का वजन कितना होता है? तो इसका वजन 6 टन है ना, ध्यान रखना। ये लौह स्तंभ की कुछ बातें कर ली। इसके बाद देखना दोस्तों, साइंस की क्लास यहाँ पर आज की धातु अधातु मिश्र धातु की खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको ये जानकारी अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए आप जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस करें, ताकि जैसी वीडियो है आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।